हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है एंड पॉलिटिकल एनसीईआरटी का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो कल हमने इसमें जो टॉपिक डिस्कस किया था वो सबसे पहले डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी कहते किसे हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि साइलेंट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतांत्रिक देश है, यानी कि जब हम बात करते हैं लोग डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उसके हमने कुछ फीचर्स की भी डिस्कस किया था। और हमने कुछ कंट्री का एग्जाम्पल भी देखा था कि किस तरीके से अगर जो डिसीजन लेने की जो पावर है यदि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ में हो, या अगर एक ऐसे पार्टी के हाथ में चली जाए जिसे पब्लिक इलेक्ट नहीं करती, तो किस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि साइलेंट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा अगला जो डिस्कशन होगा वो होगा कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी वीडियो रहने वाली वो 3 पार्ट में रहने वाली थी, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया गया है। आज दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और कल जब हमारे इस वीडियो का जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो आर्ग्यूमेंट्स है, यानी कि जो एक्सप्लेशन है फेवर एंड अगेंस्ट में, जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट में जो लोग अपना एक्सप्रेशन देते हैं उसके अगेंस्ट में। तो कल जो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले समझाता है डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, अब्राहम लिंकन के थ्रू समझाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो किसे कहा जाता है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर के। और फिर हमने इसके कुछ फीचर से डिस्कस किया था, जिसमें था हमारा पहला फीचर था कि डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके हाथ में होती है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में होती है जिसे पब्लिक चुन करके सत्ता में भेजती है। जिसमें हमने कुछ कंट्री का एग्जांपल देखा था, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल देखा था, फिर हमने पोलैंड का एग्जांपल देखा था, फिर चाइना का एग्जांपल देखा था। तो इन एग्जांपल के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि अगर अगर मतलब अगर डिसीजन लेने का अधिकार ऐसे पार्टीज के हाथ में आ जाता है कि जो पब्लिक के द्वारा क्या हो इलेक्ट नहीं किए जाते, जैसे कि हमने जब पाकिस्तान का एग्जांपल देखा था उसमें क्या था 1999 में जो हमारा जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो कौन थे, तो पाकिस्तान के हेड बन गए थे। और उन्होंने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जो भी डिसीजन लेने की जो अधिकार था, जो पावर था, वो किसके हाथ में दे दिया था, तो अपने मिलिट्री के हाथ में दे दिया था। तो इस तरीके से पब्लिक की किस किस राइट का हनन हुआ था वो सब हमने ऐसे इस कंट्री के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की थी। फिर हमने इसमें मैक्सिको का एग्जाम्पल समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं किसकी, तो डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लेने की जो पावर होती है, यानी कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में वही पार्टी इलेक्ट होकर के आती है जिसे जनता क्या करती है, तो वोट देती है। और डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा चैलेंज का काम होता है वो ये होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसमें, डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर हम डेमोक्रेसी कंट्री की बात करें तो उसमें क्या जो इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है फेयर अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर एक लोगों के लिए एक समान अधिकार उनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि हमने बात किया था वन पीपल, यानी कि अगर हम बात करें वन पीपल वन वोट, वन वोट, यानी कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करके सबको एक वोट का अधिकार दिया जाता है। किसमें, तो डेमोक्रेसी में। इसमें हर एक पर्सन को क्या है, एक समान अवसर मिलता है अपनी सरकार को चुनने का और अपनी सरकार को रिप्लेस करने यानी कि बदलने का। तो ये भी क्या है, तो ऐसे अधिकार को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। फिर बात करते हैं कि हर एक पर्सन, हर एक सबके पास क्या रहता है, एक अपॉर्चुनिटी रहता है और ऑप्शंस रहते हैं अपने यानी कि उनके पास जो भी अधिकार रहते हैं उनके लिए उनके पास क्या रहता है, तो इक्वल, सबके पास एक समान अधिकार उपलब्ध रहते हैं, यानी कि सबके पास इक्वल राइट्स हमें देखने को मिलता है किसमें, तो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में। उसके बाद कहा जा, अगर अगला डिफिनेशन देखें हम डेमोक्रेसी का,
तो इसमें जो चुनाव, इसमें जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आती है वो किसके बेस पे काम करती है, तो लॉ के बेस पे काम करती है, और जो भी पब्लिक के जो राइट्स होते हैं उसको वो रिस्पेक्ट करके वो अपना काम करती है। यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी कंट्री की बात करें तो डेमोक्रेसी कंट्री में, या जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो उनके पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो पब्लिक के जो मौलिक अधिकार है उनका वो क्या करे, हनन करे, मौलिक अधिकार का हनन करे। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगा वो हमेशा पब्लिक के जो राइट्स है, यानी कि जो पब्लिक का जो भी फंडामेंटल राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिमिटेशन लगा के रखा है, तो वो उसी लिमिटेशन के अंदर में रहते हुए वो क्या करेगा, तो अपना काम करेगा। तो ये सारी चीजें हमें किसमें, तो एक डेमोक्रेसी में देखने के अंदर मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। तो पहला फीचर्स हमें ये देखने को मिलता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कि जितने भी जो सिटीजन है उनके पास राइट टू फ्री एंड एक्सप्रेशन का अधिकार मिल जाता है। जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, कुछ अधिकार है जिसमें हम अपनी गवर्नमेंट्स का क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं या हम फ्री होके कहीं पे भी अपनी स्पीच दे सकते हैं। तो ये अधिकार हमें कहाँ मिलती है, तो ये सारा अधिकार हमें मिलता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें ये अधिकार मिलता है जिसमें हम अपनी गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार बिना किसी के रुकावट पे हम एक पीसफुल स्पीच भी कहीं पे भी खड़े होकर के दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा फीचर्स हमें एक यही देखने को मिलता है किसमें, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। यानी एग्जाम्पल हम चाइना की बात करें या हम बात करें किसकी, नॉर्थ कोरिया की, या हम बात करते हैं किसकी, पाकिस्तान की। ये ऐसे कंट्री है जहां पे जो लीडर्स हैं, यानी कि कंट्री के जो हेड है वो किसके द्वारा चुने नहीं जाते, पब्लिक के द्वारा वो नहीं चुने जाता। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो भी पार्टी प्रेसिडेंट बनता है, यानी कि जो भी आदमी प्रेसिडेंट बनता है वो एक ही पार्टी का मेंबर होता है। तो जिसके वजह से क्या, यदि कोई पब्लिक अपने लीडर्स की क्रिटिसाइज करती है चाइना जैसे कंट्री में या नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री में, तो उन्हें क्या, उनके जो राइट टू स्पीच और जो फ्री एक्सप्रेशन का अधिकार है उसको क्या किया जाता है, तो सप्रेस यानी कि दबा दिया जाता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वो क्या करवाए जाते हैं, पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो जितने भी इलेक्शन आज तक हमारी कंट्री में कंडक्ट करवाए गए 1951 से लेके 2022 तक सारे जो इलेक्शन है वो क्या एक तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, जिससे क्या हमारी जो भी अपोजिशन पार्टी है या जो भी पार्टीज होते हैं उसको उस रिजल्ट को इजीली एक्सेप्ट करते हैं, और फिर जाके जो भी इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आता है उसके तहत कंट्री में गवर्नमेंट बनाई जाती है। लेकिन यही चीज अगर हम बात करें चाइना की बात करें या हम नॉर्थ कोरिया में, तो एटलीस्ट इलेक्शन तक नहीं करवाए जाते। वहां पे जो एक ही लीडर है उसी की फैमिली लीड क्या होगी, तो लीडर बनती जाएगी। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया में तो आज भी हमें राजतंत्र देखने को मिलता है, वहां पे डेमोक्रेसी का कोई भी नामो निशान देखने को नहीं मिलता। अगर यही चीज अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेके बात करें तो वहां पे क्या है, कोई भी लीडर चुना हो कंट्री का उसको जो मिलिट्री है वो क्या कर देती है, हटा देती है, और जो सारी जितनी भी जो डिसीजन सब लेने की जो पावर होती है, लॉ बनाने की जो पावर होती है, कंट्री की क्या पॉलिसी होगी जो भी बनाने की पावर होती है, वो मिलिट्री क्या करती है, अपने हाथ में ले लेती है, यानी कि आर्मी डायरेक्ट अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन हमें ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को नहीं मिलता। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पूरी तरीके से निष्पक्ष और यानी कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको हर एक पार्टी एक्सेप्ट करके कंट्री के रूलिंग पार्टीज को चुना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें अलाउ किया जाता है हर एक पार्टीज को क्या करे, वो इंडिपेंडेंट होकर के काम कर सके। यदि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो जिस पार्टी को 51% से ज्यादा, यानी कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलती है वो क्या होती है, तो रूलिंग पार्टी बन जाती है।
वो क्या बनती है, एक रूलिंग पार्टी बन जाती है। वही जिस पार्टी को कम वोट मिलती है तो वो किसका काम करती है, अपोजिशन का काम करती है। जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो जो रूलिंग पार्टी के द्वारा जो भी नए पॉलिसीज लाए जाते हैं या जो बिल रखे जाते हैं तो उसमें कमियां निकाल करके और क्या उसमें सुधार करना चाहिए ये काम करती है अपोजिशन पार्टी। यानी कि सीधा सीधी बात करें, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो या जो भी अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज हो, वो क्या होती है, फ्री होकर के अपना काम करती है। जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंस होकर के काम करते हैं। काफी हद तक अगर लेजिस्लेटिव और असेंबली, वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये दोनों तो एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के अपना काम करती है। ये सिर्फ हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही देखने को मिल सकता है, या अगर हम बात करें तो ऐसा सिर्फ हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। यही चीज अगर हम चाइना की बात करें या हम पाकिस्तान की बात करें, ऐसे बहुत से कंट्री है जहां पे क्या है, जुडिशरी फ्री होकर के अपना काम नहीं कर सकती है। जिस तरीके से हमारी कंट्री में जुडिशरी एक पूरी स्वतंत्र होकर के अपना काम करती है। फिर उसके बाद करते हैं, अगर जो तीसरा फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें क्या है, जो भी ट्रेड और जो भी ट्रेड किए जाते हैं वो क्या होता है, पूरी तरीके से किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तो यूनियन के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, कि संघ के द्वारा वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, जो भी मीडिया यानी कि जितना भी जो राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीच है, इसको पूरी तरीके से स्वतंत्र, इनको मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा जाता है, इन्हें पूरी तरीके से आजादी प्राप्त होती है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर के बारे में कहा गया है। और 4 पिलर वो कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और मीडिया। ये वो 4 ऐसे पिलर हैं जो डेमोक्रेसी, इन 4 पिलर पे डेमोक्रेसी क्या रहती है, एक तरीके से स्टैब्लिश रहती है। और ये चारों क्या है, तो ये एक दूसरे से आजाद यानी कि फ्रीली होकर के अपना काम करते हैं। ये सारे फीचर्स हमें किसमें, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। यानी हम अगर एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, जैसे कि हमारा चाइना, अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो नॉन डेमोक्रेटिक में हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे ना तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस होकर के काम करती है और वहां पे एक ही सेंट्रल की पावर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और मीडिया को भी वहां पे उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती जितनी स्वतंत्र से उन्हें काम करना चाहिए। तो ये चीज हमें कहा, जैसे कि हम बात करें चाइना की बात करें, चाइना, तो चाइना जैसी कंट्री में हमें ऐसा देखने को मिलता है। एटलीस्ट अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में क्या है, तो प्रेस, वहां की जो मीडिया है वो आजाद होकर के अपना काम नहीं कर सकती है। यानी कि वहां के मीडिया के पास ये अधिकार नहीं रहता है कि वो अपने गवर्नमेंट की फेलियर को क्या करे, तो पब्लिक के सामने दिखाए। तो ये अधिकार सिर्फ किसमें मिलता है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, या हम बात करें कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनमें हमें ये सारी फीचर्स, विशेषताएं देखने को मिलती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वो टॉप फीचर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला फीचर हमें यही देखने को मिलता है कि जो सिटीजन है उनके पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या कर सके, क्रिटिसाइज कर सके। जिस तरीके से हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिलता है कि अगर गवर्नमेंट एक कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है तो वो पब्लिक क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकती है। लेकिन जबकि हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, इसमें जो पावर ऑफ डिवीजन है वो भी हमें देखने को नहीं मिलता है। पावर ऑफ जो डिवीजन है वो हमें पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलता। इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है तो कौन रहता है, तो सेंटर पावरफुल रहता है और उसी के अंडर में सब लोग काम करते हैं। जबकि अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो उसमें हमें पावर ऑफ सेपरेशन भी देखने को मिलता है। फिर इसमें क्या है कि अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें अपोजिशन का कोई भी रोल
नहीं रहता। जबकि अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का होता है डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाने में, तो वो हम मानते हैं किसको, अपोजिशन का। जितना तगड़ा अपोजिशन होगा उतनी ही अच्छी हमारी क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। लेकिन हम अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें अपोजिशन का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। अगर वहीं पे फिर बात करें कि अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, वहां पे जितने भी जो ट्रेड यूनियंस होते हैं उनको इस चीज का अधिकार नहीं रहता है कि वो व्यापारिक संघ को स्थापित कर सके, उन्हें इन बात के लिए अलाउ नहीं किया जाता। ये भी हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। और नॉन डेमोक्रेटिक में जो फ्रेश की जो इंडिपेंडेंस है, यानी कि हम बात करें राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच की, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में आज भी जो मीडिया है वो गवर्नमेंट के अंदर में ही रह करके काम करती है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा करके काम नहीं कर सकते। यदि चाइना के अंदर मीडिया गवर्नमेंट की फेलियर को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करती है तो उस मीडिया पे क्या किया जाता है, तो गवर्नमेंट बैन कर देती है, यानी कि उसको बंद कर देती है। जबकि डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। डेमोक्रेसी कंट्री में जितनी भी जो राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, ये हमें कंप्लीटली देखने को मिलता है। यानी कि हम बात करें अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो हमारे पास ये पूरा अधिकार रहता है कि अगर गवर्नमेंट हमारे यानी कि हमारे इंटरेस्ट में या पब्लिक के इंटरेस्ट में यदि काम नहीं करती है तो हम फ्रीली उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और ऐसा हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलता। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी मीडिया होते हैं या जो भी जैसी जुडिशरी सब होती है, या राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच टू फ्रीडम, ऐसी कोई भी अधिकार हमें देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ डिफिनेशन देखी डेमोक्रेसी के, यानी कि किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है लोकतंत्र को, वो समझा। फीचर्स क्या क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, वो समझा। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझा किसके, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। और कल की वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के और डेमोक्रेसी कहते किसे हैं। अब जो इसका अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ लोगों का मत, जो कुछ लोगों का ये राय है, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देखें अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये हम इसके पार्ट 3rd वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप वो डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।